स्वागत हो स्वागत के साथ मुद्दे हो चले। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली चुनाव में सारी पार्टियों के द्वारा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे अब किस दिशा में बह रहा है दिल्ली का चुनाव, बताएंगे कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने के चांसेस है दोस्तों। के साथ में भारतीय जनता पार्टी क्या डर गई है कि स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ने से कर दिया मना, बताएंगे क्या है पूरा नया मामला दोस्तों। के साथ में हिंडनबर्ग को लेकर बीजेपी के लोग खुश हो रहे थे, लेकिन अभी भी चलता रहेगा जोरदार तरीके का आंदोलन। कांग्रेस पार्टी की ओर से बातें स्पष्ट कर दी गई है दोस्तों। और क्या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी के बीच में फिर से मजबूत होने वाला है गठबंधन, बताएंगे राहुल गांधी के जाने को लेकर हो रही है बड़ी तैयारी दोस्तों। बिहार में होगा जोरदार एक बार फिर से घमासान। इसी के साथ में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता फिर से आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं दोस्तों। बताएंगे कौन से ये वरिष्ठ नेता है जिन्होंने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी है, लोकसभा के भी सांसद रहे हैं और नीतीश कुमार के चहेते नेता रहे हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की जनता डंके की चोट पर इंडिया के साथ मजबूती से खड़ी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली मांगे फिर से इंडिया लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी की ओर से चौथी लिस्ट जारी कर दी गई, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी 5वीं लिस्ट जारी करते हुए सारे उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। सबने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है दोस्तों। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है, तो आज भी कुछ नामांकन दाखिल किए जाएंगे और इसके बाद कुछ नाम वापस लिए जाएंगे। फिर जोरदार घमासान शुरू होने वाला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन अभी अगर आज नहीं बना तो फिर आगे नहीं बन पाएगा, ये बात तय है। और इसीलिए देखते हैं आज गठबंधन बनता है नहीं बनता दोस्तों। लेकिन हवा किस ओर बह रही है इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। द पत्रिका में छपी रिपोर्ट ने बताया है कि दिल्ली की आज की स्थिति में फलौदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि आज के चुनाव में आम आदमी पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में है दोस्तों। फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी को मिनिमम 37 सीटें और मैक्सिमम 39 सीटें मिल सकती है, यानी 35 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और आम आदमी पार्टी 37 से 39 सीटें प्राप्त कर रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 25 सीटें मिलेगी दोस्तों। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर जो दावा किया गया है ये भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली के चुनाव में अपनी वापसी करेगी और 0 सीट से ऊपर उठकर 3 सीट तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लिए 5 से 6 सीटें जितना भी संभव है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो किसके वोट कटेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या डर गई है स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने से, या फिर स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद अब कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज जैसे वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने पहले तय किया था कि सौरभ भारद्वाज के सामने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और इसके बाद चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। यानी कालका जी से दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा गया, अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा को और अब सौरभ भारद्वाज के सामने एक और बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही थी दोस्तों। लेकिन शायद दिल्ली के सर्वे में बीजेपी को पता चल गया होगा कि लोग स्मृति ईरानी को देखते ही उनके खिलाफ वोट डालना शुरू करते हैं और अमेठी की तरह बीजेपी को फिर हार का सामना करना पड़ेगा। ग्रेटर कैलाश की सीट से सौरभ भारद्वाज विधायक है दोस्तों, जो काफी पॉपुलर विधायक है, और उनके सामने स्मृति ईरानी को उतारने की चर्चा एक बार फिर से फ्लॉप हो गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाने से मना कर दिया है, या यूं कहिए कि स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और इसीलिए प्रधानमंत्री मेमोरियल के लाइब्रेरी में स्मृति ईरानी को मेंबर बनाया गया है, जो साफ संकेत है कि स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके राजनीति से दूर कर रही है, क्योंकि सबको पता है कि स्मृति ईरानी बीजेपी को फायदा से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है अपने बयानों से। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का यह मतलब नहीं कि मोडानी को क्लीन चिट मिल गया हो। दरअसल दोस्तों अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग ने अपने काम को बंद करने का फैसला लिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि अडानी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो 60 गांठ है, उस 60 गांठ पर अब कोई सवाल विपक्ष वाला खड़ा नहीं करेगा। इसे अपनी जीत की तरह बीजेपी के लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से 2 टूक अपने साफ शब्दों में कह दिया है, हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का यह मतलब नहीं कि मोडानी को क्लीन चिट मिल गई हो। जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट इतनी गंभीर साबित हुई थी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ सामने आए आरोपों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार जयराम रमेश की ओर से वक्तव्य भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। यानी साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दिया गया है कि आप इस बात से खुश हो रहे हैं कि चलिए हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो गया है तो आप बीजेपी पर सवाल नहीं खड़ा होगा, लेकिन सवाल जो उठाए गए थे और उनके जो सबूत मिले हैं, तो जब तक ये अंबानी, अडानी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सवालों पर बीजेपी को नहीं घेरा जाएगा, नहीं रुका जाएगा दोस्तों, बीजेपी जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष ने फैसला ले रखा है कि चाहे हिंडनबर्ग रिसर्च बंद हो या खुले, जो उन्होंने आरोप लगाए और उसके जो सबूत मिले तो सवाल भाजपाइयों से कठोर पूछे जाएंगे। आपको जो भी लगता है लिखकर जुड़ा। शासन लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 18 जनवरी को बिहार के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई है दोस्तों। जो ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है उसके अनुसार पार्टी ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में कटिहार में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है दोस्तों। कटिहार के प्रभारी डॉक्टर इरशाद अहमद खान ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद संविधान बचाओ यात्रा के तहत पहली बार भारत में आएंगे, ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस पार्टी
पार्टी के नेता भी पटना पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा का भी चुनाव होगा, जिसकी तैयारी में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए। उन्होंने दावा किया है कि इसके अलावा कई और कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले और इसीलिए राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके साथ में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ, कहा भ्रष्टाचार के मामले में गंगोत्री हो चुकी है बिहार। दरअसल दोस्तों, पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार बिहार दर्शन के लिए निकले हैं, जिसमें अरबों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद बिहार सरकार प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग नहीं कर रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक बार फिर से डीके टैक्स पर चर्चा करते हुए नीतीश कुमार की सरकार को डीके बॉस की सरकार बताई है। साथ दोस्तों, भारत के अंदर गोदी मीडिया किस स्तर पर उतर चुका है, इसका एक और जीता जागता उदाहरण सामने आया है। रिपब्लिक भारत यानी अर्नब गोस्वामी के हिंदी न्यूज चैनल का ये टेम्पलेट आप लोग देखिए। दोस्तों, ये जो थंबनेल है इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिया हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। और फेक न्यूज फैलाने का उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी को विश्व का नेता साबित किया जाए। और यही दुर्भाग्य है दोस्तों देश का कि जो न्यूज चैनल वाले अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, वो एक्चुअली में पेन स्ट्रीम मीडिया बन चुके हैं। उनके कारण जनता को दर्द दुख हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जो हकीकत जनता देश देखना चाहता है वो दिखाने की जगह मोदी के भक्ति में ताल और मृदंग बजाते हुए नजर आते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस तरीके के न्यूज चैनलों के बारे में? क्या आपको लगता है कि भारत की जनता ऐसे न्यूज चैनल देखना कभी पसंद करेगी जो खुलेआम झूठ फैला रहा है, फेक दावे कर रहा है, नरेंद्र मोदी की तारीफ में पूरी तरीके से पसर चुके हैं? आपकी क्या राय है? लिखा जुटा के साथ साथ निकाय चुनाव का इंतजार हो गया खत्म झारखंड में। अब विधानसभा के चुनाव के बाद निकाय के चुनाव भी होंगे। दोस्तों, झारखंड के हाईकोर्ट ने जस्टिस आनंद सेन की पीठ की अगुवाई में फैसला सुनाया। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई और राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने 4 महीने में चुनाव कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, अदालत ने निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह के अंदर संशोधित मतदाता सूची देने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इसी के साथ में प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों, कांग्रेस ने इस कानून को लेकर दायर याचिकाओं में अपना पक्ष भी सुने जाने की मांग की है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक याचिका दायर करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से अर्जी में कहा है कि 1991 में संसद में कानून तब पास किया गया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। सदन में जनता दल के साथ बहुमत का आंकड़ा उनके पास था। हालांकि ये कानून पहले से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। पार्टी ने कहा है कि क्योंकि संसद में इस कानून को पेश करने और पास करवाने के लिए उसके पास चुने गए सदस्यों की भूमिका थी, लिहाजा इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ उसे भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यानी बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कोर्ट को हमारा पक्ष भी सुनना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों जिन लोगों ने कानून बनाया था उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि देश में कोशिश तो यही की जा रही है कि जैसे तैसे इस कानून को हटाया जाए और देश में नए नए विवादों को उपजाया जाए। साथ साथ दोस्तों, लोगों ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि जब बच्चे गलती करते हैं तो अपने पाप धोने के लिए, अपने पाप से प्रायश्चित पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। और जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने पाप को धोने के लिए कुंभ स्नान करते हैं। लेकिन जो लोग लेजेंड लोग होते हैं वे लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं अपने पाप को धोने के लिए। यानी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धोकर स्वच्छ छवि का बना देती है, उसी पर तंज कसते हुए बातें कही गई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं एकदम 100% सही बोला गया है तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। इसी के साथ में बॉलीवुड के एक्टर सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमला को लेकर अभिनेता से लेकर नेताओं के बीच प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस तरीके की घटना किसी भी बड़े व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छे से हो। क्या कारण है कि किस कारण से यह घटना हुई है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इस तरीके की घटना किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। इससे भारत की छवि खराब होती है, कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हाल फिलहाल में सरकार बनी और अब लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इसी के साथ में प्रशांत किशोर ने बिहार में आखिरकार 14 दिनों के अनशन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। दोस्तों, बीपीएससी के कैंडिडेट के हाथों से जूस पीकर, केला खाकर उन्होंने अनशन छोड़ दिया है। अनशन तोड़ने से पहले पीके ने, प्रशांत किशोर ने गंगा जी में स्नान भी किया है। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की छात्रों की मांग के समर्थन में 15वें दिन आमरण अनशन कर रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 16 जनवरी को अनशन तोड़ा है। प्रशांत किशोर बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा समेत 5 मांगों को लेकर 2 जनवरी से पटना गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन शुरू कर रहे थे। दोस्तों, उन्हें लग रहा है कि जनता उनकी तरफ आकर्षित होगी, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जो बताइए, क्योंकि जनता को न्याय तो मिला नहीं है, उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। ये किस तरीके का आमरण अनशन उन्होंने किया जो सफल ही नहीं हो पाया? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल अनशन था और इससे कुछ हुआ नहीं है और यही हकीकत है, आमरण अनशन करके केवल लाइमलाइट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ने बिहार के चुनाव से पहले ही आंखें दिखानी शुरू कर दी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता का कहना है कि कम से कम 40 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है, लेकिन हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम कम से कम 20 सीटों पर एनडीए में चुनाव जरूर लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने
दबाव बनाना शुरू कर दिया है चुनाव से पहले। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जीतन राम मांझी को 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देगी, या फिर जीतन राम मांझी किसी गफलत में उनको लग रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन मात्र 2-3 सीटें देकर फिर से एनडीए गठबंधन में 2-3 सीटें जरूर दी जाएगी, और वो भी अपने पार्टी सिंबल से भी हो सकता है कि जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदवार को लड़वा दे। यानी ऑफिशियल देखेंगे तो 1 या 2 सीटें मिल पाएगी, इससे ज्यादा सीटें देना तो एनडीए वालों के लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या एनडीए वालों से विरोध करते हुए जीतन राम मांझी बाहर का रास्ता देखेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। शासक कर्नाटक सरकार ने 15 जनवरी को हाईकोर्ट से कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएस येदियुरप्पा को उनके खिलाफ पॉक्सको के मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए। कर्नाटक आपराधिक जांच विभाग सीआईडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रवि वर्मा ने सिंगल जज जस्टिस एम नाग प्रसन्ना से कहा है कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का अपराध जघन्य है और इसलिए येदियुरप्पा को मामले में मुकदमे का सामना करना चाहिए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में येदियुरप्पा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बार बार मांग की है। पिछले साल फरवरी में एक नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ कार्रवाई करवाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। साथ दोस्तों किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि 101 किसानों के एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा बिंदु से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेंगे, ताकि सरकार पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके। इससे पहले 101 किसानों के जत्थे ने पिछले साल 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च निकालकर दिल्ली आने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें हरियाणा में सुरक्षा कर्मियों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदर्शनकारी किसानों के दिल्ली मार्च के ऐलान के एक दिन पहले 111 किसानों के एक समूह ने बुधवार को अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का समर्थन करने का ऐलान किया और एकजुटता के साथ खनौरी बॉर्डर के पास सीमा के पास हरियाणा की ओर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। दोस्तों डल्लेवाल के आमरण अनशन को 52वां दिन बीते दिन हो चुका है, आज 53वां दिन है। पंजाब और हरियाणा के बीच में शंभू सीमा पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान मजदूर नेता पंधेर ने कहा है कि 11 महीने से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इसकी जमकर आलोचना की जानी चाहिए। साथ साथ दोस्तों चिराग पासवान राहुल गांधी को हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत बयान है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के बयान को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने संस्थान के खिलाफ लड़ाई की बातें की थी, ना कि किसी सरकार या फिर किसी देश के खिलाफ, कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा पा रहा है, कई बार गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर विपक्ष लगाता आया है, उन्हीं की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी लड़ाई केवल कुछ एक पार्टी या फिर आरएसएस जैसे संगठन से नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी संस्थानों से भी है और एक स्टेट से है। उनका मतलब संस्थान और उसके अधिकारियों से था, लेकिन इसे अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है दोस्तों, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। आपकी क्या राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ जेडीएस के नेता और बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना ने एक याचिका दाखिल की थी और 15,000 जो फोटोग्राफ, जो पिक्चर्स है और वीडियोस हैं जो उसके फोन से सीज किया गया था, उसके ड्राइवर के फोन से सीज किया गया था, उस सब को वापस करने की मांग की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कह दिया है कि सारे वीडियोस फोटो वल्गर थे, इसीलिए इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है कि पूरे बलात्कार के प्रकरण से बचने के लिए इस तरीके की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता कर रहे हैं। उम्मीद है कांग्रेस पार्टी की ही सरकार में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलवाई जाएगी, जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व लोकसभा के सांसद बहुत जल्द आरजेडी में घर वापसी कर सकते हैं दोस्तों। लालू यादव पूर्व में पार्टी छोड़कर गए नेताओं को धीरे धीरे पार्टी में दोबारा शामिल कर रहे हैं। पिछली बार सरकार बनाने से चूक जाने वाली आरजेडी इस बार सरकारें बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है, ये साफ शब्दों में कह दिया गया है। लालू यादव क्योंकि जेल से बाहर है तो चुनाव की तैयारी के बीच बड़े बड़े नेताओं को लगातार अपने साथ में लेकर आएंगे। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व लोकसभा के सांसद की आरजेडी में वापसी को लेकर जो ये संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है कि जरूर नीतीश कुमार के करीबी नेता और हाल फिलहाल में जेडीयू छोड़ने वाले आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा चल रही है। इसी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों के हौसले बुलंद है। कुछ महीने पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी, इसके बाद सलमान खान को धमकी दिए जाने के बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। अब सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में घुसकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया जाता है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो भला आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके का माहौल पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में बना हुआ है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त होता चला जा रहा है, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवालों के कटघरे में है। देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी और शिवसेना की यह सरकार जो कानून व्यवस्था के मामले में तो पूरी तरीके से सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है दोस्तों, यानी सरकार बनते ही अब रंग दिखने लगे हैं। इसी के साथ में दिल्ली बिकेगी नहीं, बीजेपी टिकेगी नहीं, ये नारा आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने दिया है। दिल्ली के चुनाव में जिस तरीके से पैसे बांटे गए, साड़ियां बांटी गए, जूते बांटे गए और चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, लगातार सबूत दिए जा रहे हैं, तो अब नारा यही है, दिल्ली बिकेगी नहीं, बीजेपी टिकेगी नहीं। क्या आप इस नारे का समर्थन करते हैं दोस्तों, या फिर आप कुछ और कहना चाहते हैं? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। शासक कुमार विश्वास शर्मा पर सैफ अली खान के ऊपर किए गए गलत बयान पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलना चाहिए, प्रियंका देशमुख की ओर से यह मांग की गई है। हाल फिलहाल के दिनों में कुमार विश्वास के द्वारा सैफ अली खान के परिवार और उनके बेटे के नाम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे दोस्तों, और कई सारे ऐसे बयान दिए गए हैं हाल फिलहाल में, जिसके कारण जरूर कुमार विश्वास पर सवाल खड़े
खड़े होने चाहिए कि ऐसे सैफ अली खान से कौन नफरत करने लगा जो उनके फ्लैट में घुसकर यह हरकत की गई है। दोस्तों जान से मारने की कोशिश की गई है, 6 बार अटेम्प्ट किया गया है मारने का। साथ साथ आंध्र प्रदेश में अनोखा नियम लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तभी निकाय का चुनाव लड़ पाएंगे। सीएम नायडू ने यह बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों जल्द लागू होगी पॉलिसी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में गिरती जनसंख्या से प्रभावित डेमोग्राफी को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तभी चुनाव लड़ सकेंगे। ये नया बदलाव किया गया है आंध्र प्रदेश में। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आप सबकी दुआ से ओखला विधानसभा से बतौर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करूंगी। अरीबा खान ने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले लोगों से अपील की थी। दोस्तों 16 तारीख बीते दिन 10 बजे उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ओखला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। अरीबा खान चुनाव लड़ रही है। देखते हैं कैसा दिलचस्प मुकाबला यहां पर होगा दोस्तों, क्योंकि 3 मजबूत कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं। साथ साथ बरेली में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने पीडीए साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया है। ये यात्रा समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के विकास के विजन को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाला जा रहा है। लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए यात्रा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है दोस्तों। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे सातों दिन संघर्ष करती रहती है, ग्राउंड पर अपनी विचारधारा पहुंचाती रहती है और उसके बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो सभी लोग चौंक जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि ये तो गलती से रिजल्ट आ गया होगा। लेकिन लगातार इंडिया गठबंधन के लोग, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में जो परिश्रम करते हैं उसके कारण ही 2024 के उत्तर प्रदेश के नतीजे आते हैं। साथ साथ दोस्तों आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावत ने मिल्कीपुर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के बागी हुए सूरज चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया। दोस्तों सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी के टिकट पर मिल्कीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के बीच में होगा। लेकिन हो सकता है कि जो तीसरा प्रत्याशी है वो भी कुछ वोट काट ले। सूरज चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर दिल्ली के चुनावी दंगल में वादों की बहार है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, हर दल ने वोट जुटाने के लिए वादों की पोटली खोल दी है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 2 और बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो फ्री के राशन के साथ 500 रुपए में गैस का सिलेंडर भी दिया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, यानी आम आदमी पार्टी के 200 यूनिट के वादे से बढ़कर 300 यूनिट कर दिया गया है। वहीं पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी ने राशन का किट देने का भी वादा किया है, जिसमें कई सारी चीजें दी जाएगी और गैस का सिलेंडर भी मुफ्त दिया जाएगा, तो लोगों के लिए जिंदगी और आसान हो सकती है। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी ने बदला मटिया महल सीट से अपना प्रत्याशी पिता की जगह बेटे को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने पूर्व उप महापौर मोहम्मद इकबाल को अपने पिता के स्थान पर टिकट दिया है। इकबाल शुक्रवार को दोपहर मटिया महल में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, आज करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पहले 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदला था। मौजूदा विधायक नरेला में शरद चौहान को एक बार फिर से टिकट दिया गया, जबकि यहां से पहले दिनेश भारद्वाज का नाम का ऐलान किया गया था। हरिनगर से राजकुमार ढिल्लो का टिकट काटकर सुरेंद्र सेतिया को मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी अचानक से कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को बार बार बदल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नाम बदलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है या फिर डेस्परेशन है चुनाव को लेकर? आपकी क्या राय है? अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां पर विपक्ष के लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी को हार नजर आ रही है, इसलिए बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं एन मौके पर आकर, जबकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कोर्स करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों लगातार सर्वे हो रहे होंगे और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल होगा उसके मुताबिक वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड और एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी को दे रही है दोस्तों, यानी चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को एक एक सीट दी गई है, जिसमें बुराड़ी की सीट पर जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी और देवली एससी रिजर्व सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी को दे रही है, बिहार के सहयोगियों को दे रही है। हालांकि अन्य किसी राज्य के सहयोगी को कोई टिकट नहीं दिया गया है, कोई सीट नहीं छोड़ी गई है चुनाव लड़ने के लिए। क्या ये भेदभाव है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी के साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एक जज हैं, काफी ज्यादा चर्चा में है, न्यायमूर्ति शेखर यादव, उन्होंने पहले जो एक विवादित बयान दिया था दोस्तों, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई उनको। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा था और अब उनका एक और कार्यक्रम हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन और गोरख पीठ के एक बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगोष्ठी में उनको बुलाया गया है। न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, यानी दोस्तों आरएसएस से जुड़े लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग और भारत विकास परिषद से जुड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि न्यायमूर्ति शेखर यादव को भी इसमें शामिल होने के लिए बुलाया गया है। शेखर यादव ने मुस्लिमों को लेकर जिस गलत शब्द का इस्तेमाल किया था आज भी लोगों को याद है। आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जगह उनको जानबूझकर प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे न्यायिक प्रणाली पर लोगों का विश्वास और ज्यादा कमजोर होगा। साथ साथ दोस्तों अनिल अंबानी कई बार सवालों के घेरे में रहते हैं। अनिल अंबानी पर 47,251 करोड़ का उनकी कंपनी अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन पर इतना कर्ज है, जिसमें से 455 करोड़ मात्र उन्होंने दिया है। बाकी के जो 46,796 करोड़ बचे हुए हैं उसे राइट ऑफ कर दिया गया। अब दोस्तों जानिए कि मामला इतना गंभीर है कि अंबानी के रिलायंस पावर ने फैसला लिया है कि वो आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। विजयक में, विशाखापट्टनम में 10,000 करोड़ रुपए उनको कौन से बैंक से कर्ज मिलने वाला है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और कौन सा बैंक उनको कर्ज देगा जब वो खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। अभी तक उन्होंने 46,000 करोड़ अपना पुराना कर्जा पे नहीं किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताइए।
ये मामला काफी गंभीर है देश में। जिस तरीके से कुछ एक उद्योगपति के लिए पूरे बैंक के दरवाजे खोल दिए गए हैं, उनका जहां मन कर रहा है वहां पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट नहीं होता तो सारा बर्डन लोगों पर आता है, टैक्स पेयर्स पे आता है, क्योंकि पैसा लौटाया नहीं जाता दोस्तों। और फिर वापस से नया लोन लेकर फिर नया से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो अपने पास रखते हैं और प्रॉफिट नहीं होता तो फिर सारा पैसा डूब जाता है, टैक्स पेयर का पैसा डूब जाता है। यानी ऐसा लग रहा है कि देश की जनता को खुलेआम लूटा जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।